हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। तो शीट्स कर लिया आप लोगों ने? यस सर। सारी हो गई? चार की चार? यस सर। ठीक है, सबने कर ली? हाँ सर। ठीक है। आप लोगों ने वो यूपीएससी का रजिस्ट्रेशन कर लिया, यूआरएन जो है? अभी नहीं सर। नहीं सर। कर लीजिए उसको आप, ठीक है। हाँ सर। कोई अगर इशू आता है तो एक वीडियो मैंने बनाया है उसमें, ठीक है, तो उसको भी देख सकते हैं। यस सर। और उस पर जो मैं आपको वही बताया था ना अभी कि सेंटर पे जो है वो हो सकता है करके, यस सर। वेरिफिकेशन वाला, यस सर। तो वो भी आ चुका है। उसको भी इसी साल करना है सर? हाँ, क्योंकि वो अब न्यूज़पेपर में आ चुका है। देखा था आप लोगों ने? यस सर। हाँ सर। हम्म। तो अब वो चीज़ भी मतलब इस साल से शुरू हो जाएगी, और उसमें हालांकि लिखा है कि क्या बोलते हैं कि 10 से 12 सेकंड लगेंगे, लेकिन उसमें उसमें इश्यूज बहुत है, ठीक है। इश्यूज क्या होंगे उसमें वो मैं आपको मतलब आप खुद भी समझ जाएंगे। अभी इस बार का जो फॉर्म मतलब ये जो यूआरएन है ना, इसमें भी एक नई चीज़ है। इसमें एक नई चीज़ ये है कि जैसे एक तो आप फ़ोटो अपलोड करते हैं, ठीक है। तो पहले तो फ़ोटो अपलोड करने का एक क्राइटेरिया बड़ा ख़तरनाक है। ख़तरनाक इन द सेंस कि आपका जो फेस है केवल, ठीक है, 75% ऑफ द एरिया में सिर्फ वो फेस होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ से नीचे को आप कहिए कि मतलब जो आपका ये शोल्डर का रीजन है, इससे नीचे का कुछ भी नहीं, क्योंकि इससे नीचे का अगर होगा तो फिर ये फेस जो है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फ़ोटो क्लिक करवाएं या पुरानी किसी फ़ोटो को, पहले तो मैं ये कहूँगा कि पुरानी फ़ोटो यूज़ ना करें, उसके पीछे भी रीज़न है, बताता हूँ मैं अभी। लेटेस्ट फ़ोटो का यूज़ करें, ठीक। और दूसरी चीज़ कि फ़ोटो का साइज़ बड़ा रखें, मतलब आपका जो फेस है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, उसमें कुछ स्पेसिमेंट्स दिए हुए हैं, उनको चेक कर लेना, ठीक है। और दूसरी चीज़ उसमें, एक तो जैसे हम पहले नॉर्मल फ़ोटो अपलोड करते हैं, ठीक है, कि कोई इमेज हमारे पास है उसको हमने अपलोड करके ब्राउज़ करके अपलोड कर दिया। दूसरा उस बार उसमें एक चीज़ और करनी है, इस बार एक लाइव फ़ोटो अपलोड करनी है, ठीक है। लाइव फ़ोटो का मतलब है कि आपको अपनी फ़ोटो मतलब उसी समय जब आप उसको फिल कर रहे हैं, तो उस पर एक ऑप्शन है, आप अपलोड फ्रॉम मोबाइल करके, वहाँ पर एक वो क्यूआर कोड आ रहा है, उस क्यूआर कोड को आप मोबाइल से स्कैन करेंगे तो मोबाइल में आपके वो लिंक खुलेगा और आपको लाइव फ़ोटो लेनी है। और वो लाइव फ़ोटो लेने में बहुत इशू कर रहा है, ठीक है। कि अगर आप थोड़ा सा दूर से ले रहे हैं तो वो कह दे रहा है कि ये 75% ऑफ द एरिया से कम है। बहुत पास ले रहे हैं तो आपका फेस का या तो ऊपर का एरिया कट जा रहा है या ये एरिया कट जा रहा है, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और यही प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि नई फ़ोटो लगाने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इशू वहाँ पर आएगा कि जब आप जैसे आपने कोई मान लीजिए पुरानी फ़ोटो यूज़ कर लिया, अभी तक तो ऐसा होता था, ठीक है। मैंने तो खैर खुद किया है, मैंने जितनी बार भी अटैम्प्ट दिया मैंने यूपीएससी के कभी फ़ोटो नहीं खिंचवाई है, ठीक है। अब आप लोगों का मुझे नहीं पता आप हर साल खिंचवाते हैं या नहीं, ठीक है। तो मैंने तो एक ही फ़ोटो हमेशा यूज़ की है, लेकिन उसमें आप प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आपकी मान लीजिए कोई थोड़ा सा पुरानी फ़ोटो है ना, और आपका फेस थोड़ा सा अगर उससे बदल गया है, तो वो इशू क्रिएट करेगा अब, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर वो आपका लाइव फ़ोटो लेगा जब आप सेंटर में एंटर करेंगे, और अगर वो वहाँ पर मैच नहीं होगा तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये मुझे लगता है और ये होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, ये लड़कों के लिए ज़्यादा मुझे लगता है कि वैलिड रहेगी कि आप अपना जैसे मान लीजिए आपकी अगर दाढ़ी बढ़ी हुई है, ठीक है, या आपकी मुस्टैच है या आपके बाल बड़े हुए हैं या छोटे हैं,
तो जैसी फोटो आप अभी यूज करेंगे, अपना अपीयरेंस आप 95 to 100% उसी से मैच करते हुए रखिएगा पेपर वाले दिन भी। ठीक है, Yes, sir. कि पता चला अभी तो आपने बिल्कुल क्लीन शेव होकर फोटो खिंचवा दी कि बढ़िया फोटो आएगी, और उस दिन पता चला एग्जाम के टाइम पर फिर आप प्रेशर में है, दाढ़ी वाड़ी बनाई नहीं, वैसे ही बियर्ड लेके चले गए और पता चला वो वहां पर फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये नई चीज़ें आ रही हैं, लेकिन मतलब कर अच्छाई के ले रहे हैं, लेकिन इससे कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी, ऐसा मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कल जब मैं उस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए वो पूरा प्रोसेस कर रहा था, तो वो लाइव फोटो कम से कम मैंने 8-10 बार खुद ली है, वो नहीं ले रहा था, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा उसको। ठीक है, Yes, sir. तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और लड़कियों के लिए भी है कि बाल वगैरह अगर लंबे हैं तो पीछे बात की फ़ोटो खिंचवाइएगा। अगर आप चश्मा वगैरह पहन रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आँखों में ग्लेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब गॉगल्स वगैरह तो नहीं पहन सकते ऑब्वियसली, अगर आप आई ग्लासेस भी पहनते हैं तो भी ये ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो खिंचाते समय ग्लेयर ना आए किसी भी तरीके का। ठीक है, फेस पर कोई बहुत तेज़ लाइट, बहुत कम लाइट, इन सब चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो ये वहाँ पर प्रॉब्लम होगी पक्का। ठीक है, Yes, sir. हाँ, तो ये इशू आ सकते हैं, मैं इसीलिए अभी बोल रहा हूँ कि पहले उस काम को कर लो। ठीक है, नहीं तो फिर अदरवाइज वही प्रॉब्लम आ, और इस बार वैसे भी फॉर्म सिर्फ 20 दिन के लिए ही आ रहा है। ठीक है ना, अभी परसों आएगा फॉर्म और 3 तारीख को फॉर्म पूरा हो जाएगा, तो इसलिए ये काम कम से कम कर लो, तो फॉर्म भरने में तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, Yes, sir. पेरेंट्स की डिटेल लास्ट टाइम भी पूछ रहा था ना ये, लेकिन लास्ट टाइम पेरेंट्स के आधार कार्ड पैन कार्ड पूछ रहा था क्या? नहीं सर. नहीं पूछा था, बट इस बार पूछ रहा है। ठीक है, हे भगवान, तो वो ये भी और क्या क्या चाहता है हमसे। वो भी अरेंज कर लेना। Yes, sir. ठीक है, क्योंकि उसमें वो आपका तो पूछ ही रहा है, मतलब आपका तो खैर ऑप्शन और भी है, उसमें ये भी है जैसे आप जहाँ पर फोटो आईडी यूज़ करते हैं ना, तो फोटो आईडी में एक तो आधार का ऑप्शन है और बाकी भी और ऑप्शंस हैं, लेकिन 3 ऑप्शन के अलावा आधार, पैन कार्ड और डीएल ड्राइविंग लाइसेंस, इसके अलावा अगर आप कोई और आईडी यूज़ करते हैं तो उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि आपको बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुंचना होगा। ठीक है, तो वो आपका फिर वहाँ पर कुछ और वेरिफिकेशन वगैरह करेंगे, मतलब उसमें आपका पासपोर्ट हो सकता है, या कोई और गवर्नमेंट या कोई और प्राइवेट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर कोई आईडी है, या आप इवन वोटर आईडी तक अगर यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, सिर्फ आधार, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के केस में वो ठीक है, क्योंकि वो आप मतलब नॉर्मल टाइम पे जा सकते हैं, अगर बाकी कुछ और यूज़ करेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा जल्दी जाना है। ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कर लेना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि टाइम निकाल के उसको कर लो पहले, नहीं तो फिर खाली हेडेक रहता है लास्ट टाइम तक। ठीक है ना, Yes, sir. चलिए, बाकी मैंने वीडियो बनाया है एक, अभी एक पार्ट बनाया है उसका, तो उसको देख के कम से कम स्टार्ट कर लो, फिर दूसरा पार्ट कल तक देते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमें पहले क्वेश्चंस देखने हैं। हाँ, रेशियो प्रपोर्शन, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 to 14, एनी डाउट? रेशियो प्रपोर्शन क्वेश्चन नंबर 1 to 14, एनी डाउट? बताइए, कोई डाउट नहीं है? No, sir. नहीं सर। ठीक, नेक्स्ट 11 to 15, 12 to 15, कोई डाउट नहीं है? No, sir. एडवांस लेवल 1 to 5 नहीं है? No, sir. नहीं सर, रेशियो प्रोपोर्शन कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है? उस दिन तो आप शायद बोल रहे थे कुछ, तो हाँ रेशियो सर, तब प्रपोर्शन। नहीं आ रहा था, 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, फिर उसको मैंने बैठ के किया, फिर आ हाँ गया मुझे। चलिए ठीक है, तो रेशियो प्रपोर्शन में किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए, देन मूव ऑन टू नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, एनी डाउट? बेसिक लेवल क्वेश्चन नंबर 1 to 8, Second one, sir. सेकंड वन। Yes, sir. सेकंड वन में क्या है? नहीं हुआ ये? सेकंड वन में लिखा है कि इन अ सर्टेन स्टोर आइटम एक्स सेल्स फॉर 20% लेस देन आइटम वाई, यानी कि किसी स्टोर पे एक्स का जो सेलिंग प्राइस है वो वाई के सेलिंग प्राइस से 20% कम है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्टोर्स रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स ऑफ आइटम एक्स टू दैट ऑफ
to that from the sales of item Y. Statement 1 says the store sells 40% more units of item X of Y than item X and total number of both the articles sold is 1200 units. हासमा हो गया ये? हाँ सर, मैं पेपर ढूंढ रही हूँ, मैंने वो किया था, मेरा मिस हो गया, वो ढूंढ रही हूँ मैं। देखो 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 भाई, इसमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा यार। देखो आइटम एक्स और आइटम वाई, हाँ सर, मिल गया। ठीक है। वाई का अगर एसपी है लेट से रुपीज़ एक्स, तो एक्स का एसपी कितना होगा? 0.8x, ठीक है भाई, Yes, sir. क्योंकि एक्स जो है वो 20% लेस पे सेल होता है। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टोर्स रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स ऑफ आइटम एक्स टू द फ्रॉम द सेल टू दैट फ्रॉम सेल्स ऑफ वाई। यानी कि स्टोर जो है वो दो तरीके के आइटम्स बेच रहा है, एक्स और वाई। तो आपको ये बताना है कि एक्स से कितना रेवेन्यू आ रहा है टोटल डिवाइडेड बाय कितना रेवेन्यू आ रहा है फ्रॉम वाई, ठीक है, यही बताना है। अब पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है, द स्टेटमेंट वाज सेज द स्टोर सेल्स 40% मोर यूनिट्स ऑफ आइटम वाई देन आइटम एक्स। यानी कि अगर एक्स के लेट से वाई यूनिट सोल्ड हो रहे हैं, ठीक है, तो वाई के कितने यूनिट सोल्ड हो रहे हैं? 1.4 वाई, है कि नहीं? यूनिट सोल्ड मतलब कितने उसने यूनिट्स बेचे, ठीक है। 40% मोर यूनिट्स ऑफ आइटम वाई देन ऑफ एक्स। तो यहां से आप एक चीज देखो कि आपको एक आइटम ऑफ एक्स का एसपी पता है, तो इतने आइटम्स आप बेचोगे तो जो रेवेन्यू आएगा फ्रॉम एक्स वो कितना होगा? मतलब एक्स आइटम को सेल करने का रेवेन्यू होगा 0.8xy, यस और नो? Yes, sir. एंड सिमिलरली वाई को सेल करने का रेवेन्यू कितना होगा? वाई को सेल करने का रेवेन्यू होगा 1.4xy, ठीक है। तो इन दोनों के ही रेवेन्यू का आपको रेशियो निकालना है। तो रेशियो कितना हो जाएगा? एक्स बाई वाई विल बी 8/14 और यू कैन से 4/7। Yes, sir. तो यहाँ से आपसे जो रेशियो पूछा है, तो रेशियो आप स्टेटमेंट 1 से तो निकाल पा रहे हैं, यस और नो? स्टेटमेंट 1 को लोन करके यूज करके निकल रहा है ना। Yes, sir. अब आप बात करें स्टेटमेंट 2 की। स्टेटमेंट 2 में कह रहा है कि दोनों के मिला के, यानी कि एक्स और वाई के यूनिट्स मिला के कितने सेल किए हैं? 1200, ठीक है। तो अब इससे ये सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर लेट से आपने एक्स के यूनिट सेल करे हैं वाई यूनिट्स, तो वाई के कितने सेल करेंगे आप? 1200 माइनस वाई, ठीक है। और एक यूनिट एक्स की सेल करने में आप इतना इतना रेवेन्यू आपको मिल रहा है, तो दिस विल बी 0.8 इंटू एक्स, यानी कि 0.8xy। और इसको करेंगे आप 1.4 वाई से, सॉरी 1.4 एक्स से। अब इन दोनों का रेशियो जब आप निकालेंगे तो रेशियो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसमें 0.8xy अपॉन 1200x माइनस 1 पॉइंट, मतलब 1200 इंटू 1.4x माइनस 1.4xy हो जाएगा, तो उसका रेशियो नहीं निकल पाएगा। समझ पा रहे हैं बात? Yes, sir. तो इसलिए ओनली स्टेटमेंट 1 से आपका आंसर आएगा, बट ओनली 2 से नहीं आएगा। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, Okay. ठीक है आसमा? हाँ सर। ऐसे ही करा? नहीं सर, फिर मेरा गलत हो गया सर। आपका क्या आंसर आया? मेरा तो आंसर डी आ रहा था, कि मुझे तो किसी से भी पता नहीं चल रहा था। क्यों, इससे पता लग तो रहा है। हाँ सर, वही मेरा मतलब मैंने गलत किया। तो आपने आंसर चेक नहीं करा पीछे? सर ये सबसे लास्ट किया मैंने, शायद इसी का नहीं चेक किया होगा, अदरवाइज मैं चेक करती हूँ। हाँ ठीक है, एक बार आंसर जरूर चेक कर लिया करें, है ना। ठीक है, हाँ सर। चलिए और बताएं। 3 to 8 कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछें। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 8 तक। नहीं है? नहीं है तो बताओ, फिर आगे बढ़ें। नहीं सर, नेक्स्ट 8 वाला करवा। 8 इसको हटा दूं? ये नोट कर लिया? 1 मिनट सर। कर लीजिए। इसके आगे मैंने लिखा नहीं है, इसके आगे आप एक स्टेप और लिख के उसको एक्स बाय अपॉन वाई करके लिख लीजिए, तो पता लग जाएगा कि वो सॉल्व वो नहीं हो सकता इससे आगे।
ठीक है सर। कर लिया गणेश कुमार नोट? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8। अरे ये तो आसान क्वेश्चन है यार, नहीं हुआ ये? गणेश कुमार हुआ ये क्वेश्चन नंबर 8? हाँ सर। आसान क्वेश्चन है यार इसमें, ये तो चलो बताते हैं, कोई नहीं। बेसिक लेवल क्वेश्चन नंबर 8। एक मिनट, हाँ क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे सॉल्व हो गए थे। हाँ ठीक है, कोई नहीं, चलो देखो। शिवम मार्क्ड एन आर्टिकल एट 50% above his CP. What is the maximum number of successive discounts, each being 10%, he can give such that he makes at least 10% profit? ठीक है, यानी कि लेट से अगर CP जो है वो 100 है, तो मार्क प्राइस कितना है? 50। 150। 1.5। ठीक है, हाँ सर। अब 150 पे उसको 10% का डिस्काउंट देते जाना है, और हमें ये ध्यान रखना है कि डिस्काउंट देने के बाद SP आएगा, वो SP जो है कितने से कम नहीं होना चाहिए? 110 से तो कम नहीं 110 होना से कम चाहिए। नहीं होना चाहिए, है ना? यानी कि हाँ SP की वैल्यू जो है वो 110 तो होनी ही चाहिए, उससे नीचे नहीं आना है। तो अब हाँ जैसे ही आप इस पर पहला डिस्काउंट दोगे, फर्स्ट डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है, फर्स्ट डिस्काउंट दोगे आप 10% का, तो आपका SP कितना बन जाएगा? 135। हाँ, 0.9 इंटू 150 दैट इज 135। ठीक, फिर इसके बाद आप जैसे ही इस पर सेकेंड डिस्काउंट दोगे, सेकेंड डिस्काउंट ऑफ अगेन 10%, तो अब SP कितना बन जाएगा? मतलब दिस माइनस 13.5, है ना? यानी कि 121.5। यस और नो? यस सर। अब इसके बाद आप इस पर अगर थर्ड डिस्काउंट देते हो, थर्ड डिस्काउंट देते हो ऑफ 10% अगेन, तो SP क्या हो जाएगा? इससे 12.15 कम, यस सर। यानी कि ये वैल्यू जो है ये लेस देन 110 आ जाएगी अब। हाँ सर। तो यानी कि वो 2 ही डिस्काउंट दे सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि 2 से ज़्यादा देगा तो उसका प्रॉफिट फिर 10% नहीं रहेगा। ठीक है ठीक है बात? ठीक है सर। आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक, ओके सर। कर लीजिए नोट। डन सर। ठीक, हाँ भाई, नेक्स्ट 9 to 11, 9, 10, 11, कोई डाउट? सर 9। 9th में भी डाउट है? हाँ सर। देखो, Monica purchased 2 ingredients, flour and sugar. The cost price of these ingredients are in the ratio 2:3 respectively. She marked up the prices by rupees 400 and 1400 respectively before selling them at a discount of 25% on flour and 50% on sugar. If the final selling price of both the ingredients are in the ratio this, what is the CP of sugar? तो ये तो आसान क्वेश्चन है यार। देखो, आपके पास 2 आइटम है, वन इज़ फ्लावर, वन इज़ शुगर, ठीक है? तो इनका कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है 2:3 में, फ्लावर और शुगर का। तो लेट से इसका CP अगर 2x है, तो इसका CP कितना हो जाएगा? 3x। 3x। ठीक, अब उसके बाद लिखा है कि इनका मार्क प्राइस उसने इतना बढ़ाया, तो यानी कि इसका मार्क प्राइस कितना होगा? 2x प्लस 400, ठीक है? यस सर। और इसका मार्क प्राइस होगा 3x 3 प्लस 1400। ठीक, अब इन पर डिस्काउंट दिया है 25 और 50% का, तो इस पर डिस्काउंट है 25% का और इस पर डिस्काउंट है 50% का, ठीक है ना? तो यहाँ से SP निकल जाएगा, SP विल बी इक्वल टू 0.75 इंटू ये, इसका SP निकल जाएगा 0.5 इंटू ये, मतलब 3x प्लस 1400। क्लियर है? हाँ सर। SP आ गया। अब उसके बाद SP का रेशियो आपको दिया हुआ है, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू, मतलब ये अपॉन ये
इज इक्वल टू 3/5 कर लो, वहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, और x ठीक की है। वैल्यू निकल जाएगी तो आपको शुगर का सीपी पूछा तो उसको 3x कर देना। ओके सर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है यार ये। हाँ सर सिंपल है, पर वो जो मार्क प्राइस है मैंने डायरेक्ट 400 और 1400 रख लिया। तो अच्छा। फिर मैं सॉल्व कर रही हूँ वो मुझसे आ ही नहीं रहा था। तो फिर ठीक, मुझे लगा कि आपसे पूछती चलिए ठीक। 11th 10th 11th में कोई डाउट? हूँ। मुझे नहीं है सर। गणेश कुमार, सर कंप्लीट हुआ सर। सुशांत, कोई डाउट नहीं है भाई? आगे बताओ, एडवांस लेवल पे कोई क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कोई डाउट? 1 to 4 5 तक कोई डाउट एडवांस लेवल? कोई डाउट नहीं? तो हो गया ये भी। कोई डाउट नहीं है ना प्रॉफिट एंड लॉस में? और नहीं है सर। मिक्सचर एलिगेशन क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एनी डाउट? कोई डाउट नहीं? नो डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 to 10। नहीं सर, फिफ्थ वन। फिफ्थ वन, a jar full of whiskey contains 40% alcohol. A part of this whiskey is replaced by another containing 19% alcohol, and now the percentage of alcohol was found to be 26%. The quantity of whiskey replaced is? गणेश कुमार, हो गया? यस सर। देखो जो आपके पास ये ओरिजिनल विस्की है, इसमें अल्कोहल है 40%। ठीक है, मतलब लेट से अगर ये x है तो ये 0.4x है, और इसके बाद इसमें लेट से पानी मिला हुआ है तो 0.6x पानी है। ठीक, हाँ सर। अब इस विस्की में से कुछ पार्ट निकालना है और उसको रिप्लेस करना है बाय, और मतलब जिससे आप उसको रिप्लेस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन तो खैर वैसा ही है जैसा हम लोग को रिप्लेसमेंट वाले में करते हैं कि आपने हाँ इसमें से कुछ पार्ट निकाला। ठीक है, अब जितना भी पार्ट आप इसमें से निकालेंगे वो इसी रेशियो में बाहर आएगा, 2:3। 2:3 है ना, हाँ सर। तो 2:3 में ही बाहर आएगा उसमें से। और यस। उसको आप जिससे रिप्लेस कर रहे हैं उसमें 19% एल्कोहल है। हाँ ठीक है, सर। मतलब जो आप रिप्लेस कर रहे हैं वो भी, ये भी मिक्सचर है, और जो रिप्लेस कर रहे हैं वो भी मिक्सचर है। ओके ओके सर। ठीक है, तो जैसे अगर ये x है, अगर आप मान लीजिए इसमें से आपने y बाहर निकाला। ठीक है, लेट से आपने इसमें से y अगर बाहर निकाला, y जो बाहर निकलेगा उसमें 0.4y विल बी एल्कोहल एंड 0.6y विल बी वाटर। पानी का। हाँ ठीक है, सर। अब आप y ही जो है रिप्लेस करोगे, तो जो आप y रिप्लेस करोगे उसमें एल्कोहल कितना है? 0.19y, हाँ सर। 19%, और वाटर कितना है? 0.81y। 8 1। हाँ सर। ठीक है, अब आप यहाँ से ये देखो कि फाइनल आपका जो विस्की है वो अंदर कितनी है, क्योंकि परसेंटेज ऑफ एल्कोहल वाज फाउंड टू बी नाउ 26%। ठीक है, तो अब आपका जो फाइनल विस्की में एल्कोहल अंदर है वो कितना है? एक तो ये इतना पहले था 0.4x। ठीक है, उसमें से इतना बाहर आ गया। ठीक है, हाँ सर। और फिर हमने इतना और ऐड कर दिया जो रिप्लेसमेंट से आया। दिस विल बी 0.19y। दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ एल्कोहल। यस सर। ठीक, सिमिलरली टोटल अमाउंट ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू, ये पहले था, इतना वाटर बाहर आया और इतना वाटर ऐड हुआ। हाँ सर। ठीक है, अब इन दोनों का जो रेशियो निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू 26%। मतलब एल्कोहल जो है वो पूरे मिक्सचर का 26% है। तो यानी कि दिस बाय दिस, एल्कोहल बाय वाटर का रेशियो कितना होगा? अगर एल्कोहल 26% है तो वाटर कितना परसेंट होगा? 74। 74। तो जब आप इन दोनों का अगर रेशियो निकालोगे तो ये रेशियो कितना बनेगा? 26/74।
74। 74। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करके एक्स और वाई के बीच में रेशियो निकाल लो। ठीक है सर। ठीक है, मतलब क्योंकि x आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी है और उसमें से y जो निकलेगा, तो y बाई एक्स जो आपका आएगा वो एक रेशियो के फॉर्म में ही आएगा। मतलब y बाई एक्स, अगर लेट से कि x की वैल्यू 100 है और y की वैल्यू अगर 25 है, तो इसका मतलब रिप्लेसमेंट कितना हुआ है? आउट ऑफ 100 25 इज रिप्लेस, दैट इज 1/4 इज रिप्लेस। हाँ सर। तो इस तरीके से रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है ना भाई गणेश कुमार? हाँ सर। ठीक है, आगे बताइए और क्वेश्चन नंबर 10 तक। इसको नोट कर लीजिए, करना है तो। कर लिया नोट? यस सर। 10th तक कोई और क्वेश्चन है? 10 तक नहीं सर। 10 तक नहीं है? नहीं है। किसी का नहीं है? 11th? 11th पूछ रहे हैं ये। इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क टू गेन 16% ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट? ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था, याद है? हाँ सर, आपने बताया था। मैंने आपको कहा था इस क्वेश्चन को लेकर, हाँ, इसमें कुछ चेंजेस होंगे, वो भी बताया था। है ना? देखो, इन व्हाट रेशियो वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क टू गेन 16%। अब 16% का मतलब, ये तो खैर सीधा वाला है, ये वाला नहीं है, वो दूसरा था वो। ये तो सीधा वाला है। इसमें एक क्वेश्चन था, आई थिंक था, ये वाला है वो, ये वाला कौन सा? क्वेश्चन वो नंबर 3। 25% क्वेश्चन वाला? नंबर 3, हाँ। क्योंकि इसमें पूछा ना परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर इज, तो मैंने आपको बताया था कि वैसे तो 25% जितना उसको प्रॉफिट हो रहा है उतना वो मिल्क की वजह से, मतलब पानी की वजह से ही हो रहा है। पानी। तो हाँ यानी कि उसने सर। 25% पानी मिलाया है, बट वो 25% मतलब 1/4। जो 1/4 या 25% का मतलब क्या हुआ? 25% का मतलब हुआ इन टर्म्स ऑफ रेशियो इज 1/4। वन तो बाई 1 फोर इज हाँ। वाटर एंड 4 इज मिल्क। मिल्क। ठीक है, बट वो यहाँ पर पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। तो यानी कि यहाँ से आपको पता है कि मिक्सचर क्या हो जाएगा? मिक्सचर विल बी 1+4, 1/5। दैट इज हाँ। 5। तो वाटर बाय मिक्सचर का जब आप परसेंटेज निकालोगे तो दैट विल बी 1/5 इंटू 100, दैट विल बी 20। 20%। वो ये था जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है ना? यस। हाँ, ये वाला तो सीधा है यार। देखो, इन व्हाट रेशियो व्हाट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क टू गेन 16%, मतलब 16% का मतलब कितना हुआ? 1/6 है कि नहीं बात? क्योंकि 16% आपको गेन करना है मिक्सचर को। क्वेश्चन तो सेम है ना? देखो यार, क्वेश्चन तो सेम है, ये इसमें क्या डाउट है? देखो, मिक्सचर को आपने कॉस्ट प्राइस पे सेल करना है, 16% गेन करना है, और इन व्हाट रेशियो वाटर मस्ट बी मिक्स्ड विद मिल्क। तो वाटर बाय मिल्क का रेशियो 16% ही तो आएगा। 16% मतलब 16/100, 1/6 ही तो हुआ वो, है कि नहीं? तो आंसर सीधे सीधे 1/6 हो जाएगा। अगर इसमें पूछा होता कि इन व्हाट रेशियो वाटर मस्ट बी मिक्स्ड विद मिक्सचर, मतलब व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन मिक्सचर इन व्हाट परसेंटेज, अगर पूछते तो फिर वो 1/7 हो जाता। क्योंकि 1/6 तो वाटर अपॉन मिल्क है। अगर आपको वाटर अपॉन मिक्सचर करना है तो पहले मिक्सचर निकालोगे, दैट इज 1+6 विल बी 7। तो 1/6 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा वाटर इज टू मिक्सचर, यानी कि वो 14.28% आएगा फिर। ठीक है ना? हाँ भाई, बाकी बताएं 12 13 में कुछ। सर 12th one सर। 12th वन, अरे ये भी तो वैसे ही क्वेश्चन है। 16 लीटर ऑफ सोडा इज मिक्सड विद 5 लीटर ऑफ विस्की, प्राइस ऑफ दिस सोडा इज ₹12 per liter एंड प्राइस ऑफ विस्की इज ₹33 per liter. If the bartender wishes to make 25% profit by selling the drink, at what price should he sell this mixture? ये तो वाला क्वेश्चन है वो मिक्स करने वाला, जिसमें प्राइस दिया होता है और पहले दोनों का प्राइस से आप एक कॉमन प्राइस निकालिए, उसके बाद उस पर 25% का प्रॉफिट लगाइए,
और 25% के प्रॉफिट के बाद जो प्राइस आ रहा है उसको आप पर लीटर वो कर लीजिए। नहीं हुआ आसमा? सर मेरा हुआ। गणेश कुमार बताओ क्या कहाँ पर दिक्कत हुई भाई? मैं क्वेश्चन में थोड़ा आपके तरफ नहीं पड़ा, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था मेरे को। आप समझ गए? हाँ सर। देखो 33 लीटर आपके 16 लीटर सोडा है, 5 लीटर विस्की है, दोनों का प्राइस भी दिया हुआ है 12 रुपीज़ पर लीटर, 33 रुपीज़ पर लीटर। तो वो मतलब ऐसा क्वेश्चन है ना यार। देखो सोडा विस्की है ना, सोडा आपका दिया हुआ है 16 लीटर मतलब क्वांटिटी, इसकी दी है 5 लीटर, इसका प्राइस दिया हुआ है 12 रुपीज़ पर लीटर, इसका प्राइस दिया हुआ है 33 रुपीज़ पर लीटर। तो दोनों का प्राइस निकाल के यहाँ जोड़ेंगे, मिक्सचर बनेगा तब, है ना, यानी कि 16 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 33। ठीक है। और ये आपका टोटल सीपी हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 1.25 से, क्योंकि 25% का प्रॉफिट है। ठीक है। यस सर। और इसको टोटल को डिवाइड कर देंगे कितने से, ये प्लस दिस 21 से, तो आपका पर लीटर की कॉस्ट आ जाएगी। यस सर। यस सर। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13। हाँ सर 13। नहीं हुआ? नहीं। इसको मिटा दूं? थर्टीन लिखा है कि द ओनर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप सोल्ड टोटल 108 मोबाइल्स ऑफ टू कंपनीज लास्ट मंथ। सैमसंग fetches him 36% profit while Nokia fetches him 9% profit if he made total 17% profit on total sales of these mobile phone. How many Samsung phones did he sell? ये तो वही क्वेश्चन है यार। टोटल मोबाइल सेल किए हैं 108। ठीक है। दो कंपनीज के, वन इज सैमसंग वन इज नोकिया। ठीक है। लेट से इसका अगर एक्स है तो इसका 108 माइनस एक्स हो जाएंगे। ठीक। हाँ सर। अब प्रॉफिट आपको लिखा हुआ है कि सैमसंग में 36% प्रॉफिट होता है और इसमें 9% होता है 9%। हाँ और सर। टोटल में 17% होता है। 78%। ठीक है। तो आपको करना है क्या है, कुछ भी नहीं करना है यार। 108 इंटू 17/100 इज इक्वल टू, मतलब वही चीज़ है वो जैसे कॉस्ट वाले में करते थे कि इन दोनों की कॉस्ट मिला के इसकी कॉस्ट के बराबर, हाँ हाँ तो ओके प्रॉफिट ओके। प्रॉफिट बना के इसके बराबर बस। तो ये एक्स इंटू 36/100 और प्लस 108 माइनस एक्स इंटू 9/100, बस। 100 100 100 करो गायब, बाकी इनको मल्टीप्लाई करो और एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो एक्स की ठीक है। वैल्यू मतलब सैमसंग के फ़ोन आ जाएंगे। आंसर इज आई थिंक ए 32। ओके ओके सर। हाँ भैया, और कोई डाउट इसमें? नहीं है? नहीं है सर। चलो आ जाओ लास्ट, ब्लड रिलेशंस। एनी डाउट? यस सर। हाँ बताइए। वो 8 to 10 वाला है ना वो। 8 to 10, ये वाला ना? वो आपकी स्क्रीन पे तो नहीं दिख रहा है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड डी वाला। ए से ब्रदर ऑफ बी एंड डी वाला क्वेश्चन नंबर बताओ। क्वेश्चन नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? डी इज द ब्रदर ऑफ बी, ये वाला क्वेश्चन है एक, फोर्थ, हाँ वो। यही वाला। हाँ। किसका हुआ ये, किसी का नहीं हुआ? क्या पोजीशन है? सर एक मिनट, मैं कंफ्यूज हूँ। वो नहीं सर, मैं अच्छा आप पूछ लो सर, मैं देख लेती हूँ। हाँ मैं ना देखो, अलग नहीं किया था। ठीक है देखो, बाकी लोग बताओ भाई। कंप्यूटर। हैं? ब्लड में मेरे कोई क्वेश्चन नहीं है सर। कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं। गणेश कुमार आपका भी नहीं है? सर है? नहीं सर। नहीं है? श्रेया देखो कौन सा है।
सुशांत देखो भाई, कुछ है क्या? नहीं सर, वो हो गया था बाद हो गया? में। तो कोई डाउट नहीं है मतलब? नहीं। किसी का नहीं है सुशांत? नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक कि हमारी जो सर 4 शीट हो गए? है, हाँ, हो 4 गए। शीट हो गए? आपके सामने तो हो गए। नहीं हुआ क्या ये मतलब भरोसा नहीं हो रहा है? अरे नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं। फिर खुद पे मुझे भरोसा नहीं आ रहा, हाँ, नहीं मतलब वही तो मैं कह 4। रहा हूँ, मतलब कि भरोसा नहीं हो रहा कि चार हमने इतनी जल्दी कर लिया है। हाँ, इतनी जल्दी कर लिया। नहीं इतनी जल्दी नहीं यार, 40 मिनट्स हो गए। 5 मिनट शुरुआत किया मैंने, जो बोला उसके हटा भी दे तो 35 मिनट्स फिर भी हो गए। ठीक है ओके चलो, सर। अच्छी बात है। आप लोगों का अगर क्वेश्चन बन रहा है तो फिर क्या वो है, मतलब फिर क्या ही करना है कि फिर उसमें जबरदस्ती थोड़ी लगे रहना है। चलिए, तो मतलब यहाँ तक का हमारा जितना भी था आज तक का, सारा टॉपिक सारी शीट सब कंप्लीट है भाई। हाँ, ठीक। क्लास सर क्लास खत्म ना हो जाए ना। नहीं नहीं, अभी रुको, अभी कहाँ जाए यार, ऐसी बात मत करो, 2 दिन के बाद तो आ रहे हो यार, हैं? कैसी बात कर रहे हो? इसकी शीट भी मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है, दोनों। मजाक कर रही हूँ हाँ सिर्फ। ठीक है, चलिए। तो हम बात करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट्स की। सीटिंग अरेंजमेंट्स में देखिए, जनरली आपको जो भी कंडीशंस दी होंगी गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको जो भी पर्सन्स हैं, मेल फीमेल है ना, स्टूडेंट्स जो भी दिया होगा उनको अरेंज करना है। ठीक है, उसमें 2 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। एक होता है लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, जिसमें लोगों को लाइन में बिठाया जाता है। लाइन भी 2 तरीके की हो सकती है, आइदर सिंगल रो और डबल रो। ठीक है, सिंगल रो मतलब दे आर जैसे सिटिंग इन अ लाइन या स्टैंडिंग इन अ रो या स्टैंडिंग इन अ क्यू, है ना, वो सिंगल लाइन हो गई। और डबल रो में जनरली आपका क्वेश्चन इस तरीके का होगा कि दे आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब जैसे आप क्या कह सकते हैं, जैसे आप 2 लाइन में बैठे हुए हैं, है ना, एक का फेस इस तरफ एक का फेस इस तरफ, दे आर फेसिंग ईच अदर, उस तरीके का जो है वो डबल रो। ठीक। इसके बाद आपका दूसरा जो कंडीशन है या दूसरा जो अरेंजमेंट है टाइप, दैट इज नॉन लीनियर। नॉन लीनियर जो है वो वैसे तो किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है, बट जनरली हम जो है वो फोकस करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट के ऊपर, क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। लीनियर अरेंजमेंट में हमें इस बात का ध्यान देना है कि अगर सिंगल रो का अरेंजमेंट है तो हमें ये मानना है कि सारे के सारे जो है दे आर ऑल आर सिटिंग इन द सेम डायरेक्शंस। ठीक है, अगर कुछ मेंशन किया हुआ है तो देन इट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अदरवाइज वी हैव टू एज्यूम दैट ऑल आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शंस। ठीक। अब सेम यस। डायरेक्शंस जो है वो आपकी मतलब इच्छा है कि आप मतलब जैसे आप कॉपी में बनाएंगे तो आप इनका फेस इस तरफ को भी कर सकते हैं और फेस इस तरफ को भी कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज योर चॉइस। लेकिन द थिंग इज कि अगर आप जिस भी तरफ को फेस करें, आप उनके लेफ्ट और राइट का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमने ऑर्डर एंड रैंकिंग में भी डिस्कस करी थी। मैं फिर से अगर आपको बताऊं कि इफ अ पर्सन इज सिटिंग टुवर्ड्स दिस साइड, मतलब फेसिंग टुवर्ड्स दिस, तो ये साइड उसकी कौन सी होगी? दिस विल बी लेफ्ट। लेफ्ट, और ये होगी राइट। राइट। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि फेसिंग टुवर्ड्स दिस साइड, बट देन द लेफ्ट एंड राइट विल चेंज, दिस विल बिकम राइट एंड दिस विल बिकम लेफ्ट। ठीक है, मैं जनरली ये वाला कन्वेंशन फॉलो करता हूँ क्योंकि ये बनाने में थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है, क्योंकि आप अपने लेफ्ट और राइट के हिसाब से देख सकते हैं, मतलब मेरा लेफ्ट ये है तो इनका भी लेफ्ट यही है, मेरा राइट ये है तो इनका भी राइट यही है। ठीक है, अगर आपको कन्वीनियंट लगे तो आप इसको यूज़ करें, अगर आप इसमें कंफर्टेबल है तो इसको यूज़ करें, दैट इज़ अप टू योर चॉइस, बट ध्यान रखना लेफ्ट और राइट का, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही होता है कि पर्सन इज सिटिंग लेफ्ट टू दिस और राइट टू दिस, या इतना पोजीशन लेफ्ट या इतना पोजीशन राइट, तो वो ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरी जो डबल रो का कंडीशन होगा उसमें डायरेक्शन मैटर करता है ना, कि कौन किस तरफ को फेस करके बैठ रहा है, तो वो जो है उसके अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन आएगा तो हम देख लेंगे। क्लियर है बात? यस सर। मतलब उसमें स्पेसिफिक क्वेश्चन एग्जाम वो दिया होगा डेटा, बाकी इस वाले में डेटा नहीं दिया होता, बट इसमें केवल हमें अपने अकॉर्डिंग लेना है, जैसे भी कन्वीनियंट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलें यस सर। शुरू करें, शुरू हो जाए फिर क्या है। क्वेश्चन ऑलमोस्ट जैसे हम लोग उसमें करते आए हैं ना, ऑर्डर एंड रैंकिंग में भी हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट आपको मिलेंगे।
थोड़ा सा सर्कुलर अरेंजमेंट अलग तरीके का होगा, बस इसमें तो क्वेश्चंस लगभग जो लीनियर वाले हैं ये उसी तरीके के हैं। और जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी वो सारी पॉसिबिलिटीज़ से उन सारी पॉसिबिलिटीज़ को लेके चलना है, ठीक है। कि अगर कुछ पॉसिबिलिटीज़ हट स्ट्राइक ऑफ होंगी तो वो बाद में देख लेना, लेकिन स्टार्ट पहले सारी पॉसिबिलिटीज से करना। डन। हो गया। हाँ, इसमें क्या टाइम लगेगा सर? अच्छा, बढ़िया है, सबका हो गया भाई। यस सर। हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बी? आंसर डी क्या है? फॉर डी डी। फॉर डेल। डी। देर आर 6 पर्सन्स, 1 2 3 4 5 6। अब लिखा है कि ई एंड एफ आर इन द सेंटर। सेंटर मतलब इन दो पोजिशंस को छोड़ दीजिए, दो इधर दो इधर, तो वन पॉसिबिलिटी इज ई एफ, वन पॉसिबिलिटी इज एफ ई, ठीक है। नेक्स्ट ए एंड बी आर एट द एंड्स। अब ए एंड बी आर एट द एंड्स मतलब एक इधर एक उधर, तो हेयर कुड बी ए, कुड बी बी। अगर बी है, अगर उधर ए है तो इधर बी, और इधर बी है तो इधर ए। सिमिलरली इसमें भी यही हो सकता है दोनों में, ठीक है। क्लियर बात। नेक्स्ट इट सेज सी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब देखो इनका फेस इधर की तरफ को है, तो दिस इज देयर लेफ्ट, दिस इज देयर राइट, ठीक। सी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए, यानी कि ए के इधर सी है। तो अगर हम ये वाला ऑप्शन लेके चलेंगे तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ए इधर आएगा तो फिर सी इधर कैसे आएगा? नॉट पॉसिबल। तो यानी कि इससे हमें ये पता लगता है कि बी इज डेफिनेटली हेयर एंड ए इज डेफिनेटली हेयर, ठीक। फिर ए के लेफ्ट में सी है। अच्छा एक चीज़ और, कि अगर आपको जब लिखा हो कि पर्सन इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ समवन और राइट ऑफ समवन, दैट मीन्स इट इज क्या? बिसाइड। क्या क्या? बिसाइड बिसाइड। नहीं नहीं, बिसाइड तो ठीक है, मतलब ए और बी का मतलब ये है कि जस्ट नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट लेफ्ट या नेक्स्ट राइट, यस हाँ सर। सर, ठीक है। अगर इमीडिएट। अगर वो दिया होगा कि बीच में इतने का गैप है तो वो मेंशन किया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि सी इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, दैट मीन्स सी इज जस्ट नेक्स्ट टू ए, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट टू ए टू द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो यानी कि ये सी हो गया। क्लियर है बात। अब हमसे ये पूछा है कि हु इज राइट ऑफ बी, तो बी के राइट में अब जो बचा हुआ है, ए हो गया इधर, बी सी, यानी कि यहाँ पर आएगा डी, ठीक है। बाकी ये ई और एफ कहीं पर भी बैठते ना, उससे हमें हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस इन द क्वेश्चन दो अरेंजमेंट बनेंगे, ठीक है। बी डी ई एफ सी ए, बी डी एफ ई सी ए, ठीक। यस सर। यानी कि अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए इन दोनों पोजीशन पे कौन है, तो आंसर विल बी आइदर ई और एफ। आप बता नहीं सकते एग्जैक्टली कौन है, ठीक। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अरेंजमेंट्स, जितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल बन रहे हैं उनको बनाएं, क्योंकि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछ लिया जाए कोई पता नहीं है ना। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए इसके अलावा कुछ और पूछ लिया जाएगा तो फिर, ठीक है ना। यस सर। हाँ, तो फिलहाल इसका आंसर इज डी। चले नेक्स्ट। 5 प्लेसेस टू द राइट ऑफ, वो मतलब कि 5 जगह छोड़नी है या 5th प्लेस पे उसको बिठा देना है? 5 प्लेसेस का मतलब हुआ कि मतलब आफ्टर 5 प्लेसेस। मतलब 6th पोजीशन पे आएगा वो? हम्म, एक मिनट, 5 प्लेसेस नहीं, 5 प्लेसेस का मतलब हुआ कि 5th पोजीशन पर है। 5 प्लेस मतलब उसकी पोजीशन से 1 2 3 4 5 5 पर बैठा है, तो मतलब 5th पोजीशन हुई ना वो। ओके।
सर एन। हो गया? हाँ सर। सबका हो गया? यस सर। श्रेया हो गया? हाँ 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 क्या रहा आंसर? एन. हाँ एन। There are 7 people named M, N, O, P, Q, R, S sitting in a row. 7 people. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है? Sitting in a row facing the same direction. ठीक है, तो इधर की तरफ मान लेते हैं. तो ये लेफ्ट, ये राइट. M is 5 places to the right of O. यानी कि O जहाँ पर होगा M उसके 5 प्लेस पर होगा. यानी कि अगर O यहाँ पर है तो 1, 2, 3, 4, 5, तो देयर इज M. अगर O यहाँ पर है तो 1, 2, 3, 4, 5. इससे ज़्यादा O इधर की तरफ को शिफ्ट नहीं हो सकता क्योंकि फिर M के लिए पोजीशन नहीं बचेगी. ठीक है? P is 4 places to the right of Q. P is 4 places to the right of Q. अगर ये O है, ये P हम बनाते हैं तो यहाँ पर P, तो 4 places to the right of Q. अच्छा, यहाँ पर Q बनाते हैं तो 1, 2, 3, 4 तो नहीं हो सकता. ठीक है? यानी कि पहले वाले अरेंजमेंट में Q यहाँ पर आ सकता है. तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर M आ जाएगा, P आ जाएगा. ठीक है? यहाँ पर अगर O है तो Q हमारा यहाँ पर आ सकता है. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पर P आ सकता है ना? और इसके बाद तो Q यहाँ आएगा नहीं क्योंकि यहाँ तो O है. यहाँ भी Q नहीं आएगा क्योंकि वो लास्ट वाली पोजीशन पहले से ही फिक्स है. तो ये आपके अरेंजमेंट्स, पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं अभी तक. R इज 3 प्लेसेस टू द राइट ऑफ S. अब पहले वाले के अकॉर्डिंग अगर S को हम यहाँ बनाते हैं तो 1, 2, 3, तो 1 टू द राइट ऑफ S. यानी कि ये अगर S है तो 1, 2, 1, 2, 3, दिस इज R. ठीक है? और तो S कहीं आ नहीं सकता क्योंकि ये पोजीशन खाली है, लेकिन यहाँ आ नहीं सकता. 1, 2, 3 ऑलरेडी फिल है. इस नीचे वाले में सेकंड पॉसिबिलिटी में अगर S को हम यहाँ बनाते हैं तो 1, 2, 3 ये S हो सकता है. सॉरी, ये R हो सकता है. ठीक है? और बीच की एक ही पोजीशन बची तो उसमें दोनों ही कंडीशंस में कुछ भी हो रहा हो यहाँ पर N ही आएगा. 1, 2, 3, 1, 2, 3 तो सेंटर पे या मिडिल में कौन है? N. ठीक है? बाकी पॉसिबिलिटीज़ हमें नहीं पता. मतलब O, S, Q, N, R, M, P भी हो सकता है या O, Q, O, S, N, P, R, R, M ऐसे भी हो सकता है. ठीक है? दोनों पॉसिबिलिटीज़ बनाई सबने? हाँ सर। हाँ, पॉसिबिलिटीज़ दोनों बनाना क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और पूछा जाएगा तो फिर फंस जाएंगे नहीं. तो ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट. सर इसमें बन तो गया पर राजन और नहीं, राज और विमल का पोजीशन नहीं बन रहा है, मतलब पता नहीं चल रहा है. तो ठीक है, तो क्वेश्चन भी वैसे ही होंगे फिर, कोई बात नहीं. बाकी सारी पॉसिबिलिटीज़ बना ली?
मतलब वो एक में ही बन रहा है सर, राजन और विमल ही ओब्लिक में आ रहा है, बाकी तो एक सेट में ही बन रहा है मेरा। ठीक है, सबका बन गया अरेंजमेंट। हाँ सर। 7 बॉयज, 1 2 3 4 5 6 7 फेस दिस साइड, लेफ्ट राइट, are sitting in a row. Shyam sits to the immediate left of Ajay and third to the right of Rajan, whereas Manoj, who sits at the left extreme. तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप इन क्वेश्चन में वैसे भी ना हमेशा स्टार्ट वहाँ से करना जो पोजीशन आपको बिल्कुल सर्टेन से पता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि मनोज हु सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, यानी कि मनोज सिट्स हियर एक्सट्रीम लेफ्ट इज नेक्स्ट टू किशन, तो यानी कि यहाँ पर किशन हो गया। ठीक है, 2 तो फिट हो गई है। अब इसके बाद आपको पोजीशन और दी हुई है श्याम की। श्याम सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अजय एंड थर्ड टू द राइट ऑफ राजन। अच्छा, श्याम सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अजय एंड थर्ड टू द राइट ऑफ राजन। थर्ड टू द राइट ऑफ राजन यानी कि जहां पर भी राजन है उसके थर्ड में कौन है? श्याम। ठीक है, तो थर्ड टू द राइट यानी कि यहाँ से इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अजय एंड थर्ड टू द राइट ऑफ श्याम। श्याम के बारे में लिखा है ना ये, यानी कि अगर लेट से ये श्याम है तो ये अजय है। ठीक, अब यहाँ पर अगर श्याम है तो थर्ड टू द राइट ऑफ, अच्छा एक मिनट, श्याम सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अजय एंड थर्ड टू द राइट ऑफ राजन। अच्छा, तो राजन के राइट में है वो, राजन के राइट में, तो ये नहीं होगा मतलब राजन के राइट में और वो भी थर्ड में। तो यानी कि अगर लेट से 1 2 3 अगर ये राजन है, लेट से अगर इफ दिस इज राजन तो इसके 1 2 3 यानी कि थर्ड लेफ्ट तो ये श्याम है। ठीक है, और ये अजय है ना। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है ये, हाँ मेरी भी एक ही बन रही है। क्योंकि इसके बाद अगर राजन को आप इधर शिफ्ट करोगे तो श्याम तो यहाँ तक आ सकता है, बट फिर अजय कहाँ जाएगा? तो एक ही पॉसिबिलिटी है। अब ये जो बीच के 2 पोजीशन है इसमें ये विमल और राज दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है ना, यही बन रहा है सबका। हाँ सर। अब हाँ क्वेश्चन देख सर। लेते हैं। हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ श्याम? हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ श्याम? कौन है? अजय। अजय है ना, इमीडिएट राइट ऑफ श्याम इज अजय। इफ अजय एंड किशन एक्सचेंज प्लेसेस विद ईच अदर without changing the rest of the arrangement that is already done, who will be sitting to the immediate left of Rajan? ठीक है, ध्यान से पढ़ो कि अजय और किशन की पोजीशन एक्सचेंज करनी है और बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राजन में कौन आ जाएगा बताओ? अजय आएगा। अजय हाँ। और किशन की पोजीशन चेंज करनी है, अजय और किशन की। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा अजय और किशन आ जाएगा इधर लास्ट में। ठीक है, और इसके बाद ये पूछा है कि राजन के लेफ्ट में कौन है, तो राजन के लेफ्ट में कौन हो जाएगा? अजय। ठीक है, नेक्स्ट, इफ ओनली श्याम सिट्स बिटवीन राज एंड अजय हु इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो। अगर राज और अजय के बीच में सिर्फ श्याम है तो हु इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो? राज और अजय के बीच में है श्याम, तो राज और अजय यानी कि यहाँ पर फिर राज है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो राज और अजय के बीच में अगर श्याम है तो मिडिल में कौन बचेगा? विमल। विमल। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। लास्ट वन, आफ्टर अरेंजिंग ऑल द बॉयज एज पर कंडीशंस गिवन इन द डेटा, इफ राजन नाउ एक्सचेंजेस हिज प्लेस विद मनोज एंड अजय एक्सचेंजेस हिज प्लेस विद विमल, then how many persons will be there between विमल एंड राजन? देखो, राजन और मनोज की पोजीशन एक्सचेंज करनी है और अजय और विमल की,
तो राजन और मनोज की पोजीशन एक्सचेंज करनी है, यानी कि लेट्स से नाउ दिस बिकम्स राजन, दिस बिकम्स मनोज। और किस किसी चेंज हो रही है? अजय एंड विमल। अजय, हाँ। तो यानी कि ये विमल हो गया, और वो बीच वाला अजय हो गया। कैसे पता? हम्म। कैसे पता? विमल की पोजीशन फिक्स थोड़ी है यहाँ पर। फिक्स्ड हो गई थी ना सर? अरे वो तो अलग क्वेश्चन है यार, वो तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हुई है ना। ओके, हाँ, वो सॉरी तो लिखा है सॉरी। ना कि इफ ओनली, मतलब ये तो जो हाँ आपका पहले का, अरे एक मिनट रुक जाओ, बता देते हैं ये भी कि ये तो पहले का डेटा है जो इसके अकॉर्डिंग बना है ओरिजिनल अरेंजमेंट। फिर उसके बाद तो ये कंडीशन डाल डाल के क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो इस वाले के अकॉर्डिंग अब वो ये कह रहा है कि विमल और अजय की पोजीशन चेंज हो रही है। तो अजय की पोजीशन पे तो चलो ठीक है विमल आ गया, लेकिन अजय कहाँ जाएगा? अजय यहाँ भी आ सकता है या यहाँ भी आ सकता है ना। अब आपसे किसके बीच में जाएगी लोग पूछे इसने? विमल और राजन के बीच में कितने लोग हैं बोल रहा है ये। तो विमल और राजन के बीच में, विमल और राजन के बीच में कितने लोग हैं? हाउ मेनी? 5। 5। 5 है ना, क्योंकि बाकियों से और कोई फर्क पड़ नहीं रहा, दोनों एक्सट्रीम एंड पर है। राजन इस एंड पर है, विमल उस एंड पर है, तो उनके बीच में 5 लोग, कोई कहीं भी बैठे। ठीक है, क्लियर है सबको? बोलो भाई, हाँ सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सर डी। डन सर। क्या आ रहा है? सर ऑप्शन डी, एस इज वन ऑफ द एंड्स ऑफ द रो। मतलब 4 कंडीशन मेरी बनी हम्म और चारों में ये एक ही कॉमन बन रहा था, मतलब चारों में ये आ रहा था। ठीक है, सबका हो गया। Yes, sir. 5 people P, Q, R, S and T are in a row. R sits to the immediate right of T। 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। R जो है टू द इमीडिएट राइट ऑफ, मतलब ऐसे बैठे हैं तो ये R है, ये L है। R sits to the immediate right of T, यानी कि अगर ये T है तो ये R है, ये T है तो ये R है, ये T है तो ये R है, और ये T है तो ये R है। ठीक है, नेक्स्ट, P and Q have 2 persons sitting between them। P and Q have 2 persons sitting between them। तो पहली बात, P और Q के बीच में 2 लोग हैं, तो ये पॉसिबिलिटी तो गई, क्योंकि यहाँ पर 3 लोगों में P और Q बैठाएंगे तो फिर दोनों के, उनके बीच में 2 लोग नहीं आ सकते, नॉट पॉसिबल। ठीक है,
पी एंड क्यू के बीच में 2 लोग हैं, तो यानी कि यहाँ पर या तो पी है या क्यू है, और यहाँ पर क्यू है या पी है, तब इनके बीच में ये 2 लोग। ठीक। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप बनाएं तो आपके पास ऑप्शन है ये वाला, यानी कि ये है पी और क्यू और ये है पी और क्यू, तो ये 2 लोग बीच में। इस वाले में फिर से अब पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 3 ही पोजीशन है, पी और क्यू को बिठाएंगे तो बीच में 2 नहीं आएंगे। अब किसी भी कंडीशन में अगर आप देख के चलें तो इस वाले में भी यहाँ पर एस होगा, इस वाले में यहाँ पर एस होगा, है ना। तो यानी कि P इज़ एट वन एंड ऑफ द रो, दैट इज़ नॉट नेसेसरीली ट्रू। Q इज सिटिंग बिसाइड P, वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि Q और P के बीच में तो 2 लोगों का गैप है। वन अमंग T एंड R इज एट द एंड, वन ऑफ द एंड्स ऑफ द रो। T और R में से एक जो है वो एंड पर है, ज़रूरी नहीं है। एंड S इज एट वन एंड ऑफ द रो, यस दिस इज़ ट्रू। ठीक है, क्योंकि जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनमें S जो है वो एक एंड पे तो है ही है। क्लियर है बात? यस सर, तो क्लियर। ऐसे ही बन रहा था अरेंजमेंट। यस सर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है यार ये। Sir, F is to the immediate right of G and neighbor of E. यानी F neighbor है ना E का? हाँ, हाँ तो मेरा बन गया सर। आंसर बताओ। एक मिनट क्वेश्चन रीड कर लेती हूँ। सर ऑप्शन सी। सबका हो गया? हाँ सर। सी आ रहा है? यस सर, सी आ रहा है। गणेश कुमार हो गया? यस सर। ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग, दीज आर 8 पर्सन्स। बी इज नॉट नेबर ऑफ जी, ठीक है, नहीं बना सकते इसको। F is to the immediate right of G and neighbor of E. F is immediate right of G and neighbor is E. मतलब इसका मतलब ये है कि ये 3 ऐसे होंगे, ठीक है। F जो है वो G के राइट में है, इमीडिएट राइट, और E का नेबर है, तो ये तीनों मतलब ऐसे ही होंगे, तीनों एक साथ, ठीक है। हाँ एक पॉसिबिलिटी अब इसको बनाते हैं कहीं ना कहीं, और G जो है वो एंड में भी नहीं है, ठीक है। A is 6th to the left of E and H is 6th to the right of C, ठीक है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। हमें ये पता लग गया कि ये 3 लोग जो हैं वो ऐसे ही रहेंगे एक साथ, G, F और E, ठीक है। और G जो है वो एक एंड पे नहीं है, तो यानी कि यहाँ नहीं हो सकता, तो G, F, E फर्स्ट पॉसिबिलिटी, सेकंड इज G, F, E, G, F, E, 2 और G, F, E और G, F, E, ठीक है। दीज आर टोटल 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटीज़ अभी के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। रीड कर लेते तो इतना पॉसिबिलिटी नहीं बनाते आप। क्या 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 कर लेते हैं? सर आगे और स्टेटमेंट रीड कर लेते। हाँ नहीं, वो अभी हटा देंगे। A इज 6th टू द लेफ्ट ऑफ E. A जो है
वो 6th टू द लेफ्ट ऑफ ई है। यानी कि अगर ये ई है तो इसके लेफ्ट मतलब इधर को 6th पोजीशन पर ए होना चाहिए। तो 1 2 3 4 यहाँ तो पोजीशन ही नहीं है, तो पहला तो गया। ठीक, इसमें भी 1 2 3 4 यहाँ भी नहीं है, ये भी गया। 1 2 3 4 5 इसमें भी नहीं है क्योंकि 6th में बैठा है वो। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि इस वाली पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर ये ई है तो यहाँ पर ए है लास्ट में, और इस वाले के अकॉर्डिंग अगर यहाँ ए ई है तो ये ए है। ठीक है, नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद 2 पॉसिबिलिटीज। ठीक, ये हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट इज, ये भी हो गया। नेक्स्ट इज एच इज 6th टू द राइट ऑफ सी। एच जो है दैट इज 6th टू द राइट ऑफ सी। अब हम इन दोनों पॉसिबिलिटीज के साथ अगर चलें तो एच को हमें, सॉरी, राइट ऑफ सी, हाँ, एच को सी के राइट में बिठाना है और 6th पोजीशन पर है ना। तो 1 2 3, यानी कि यहाँ पर बीच में 3 पोजीशंस खाली हैं, और 1 2 3 4 5 6 7, एक इधर खाली है। यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमें सी को एच के 6th राइट में बिठाना है। तो यानी कि अगर एच इधर आएगा तो 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि एच अगर इधर आएगा, नहीं, एच इज 6 टू द राइट ऑफ सी, यानी कि ये सी है। दिस इज नॉट एच, दिस इज सी। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका मतलब सी इससे उधर नहीं जा सकता, क्योंकि उससे उधर जाएगा तो फिर वो एच के लिए पोजीशन नहीं बचेगी। इस वाले में अगर यहाँ सी है तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है ना। इस वाले में तो बन ही नहीं रहा कुछ, क्योंकि इस वाले में अगर सी यहाँ पर आएगा तो 1 2 3 4 5 6 आगे सब भरा हुआ है, तो ये भी गया। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची अब, और इसमें अभी हमें ऊपर वाला चेक करना है एक, कि बी इज़ नॉट नेबर ऑफ जी। तो बी जो है वो जी का नेबर नहीं है, तो बी यहाँ होगा। ए बी सी डी, तो यहाँ डी होगा। तो दिस इज योर फाइनल अरेंजमेंट, दैट इज ए सी बी डी जी एफ ई एच। यही बना है सबका। Which one of the following is correct in respect of the above? C is immediate left of A. C is immediate left of A. नहीं, C is immediate right of A. ठीक है। D is immediate neighbor of B and F. D is immediate neighbor of B and F. नहीं, B का है लेकिन F का नहीं है, G का है वो, तो ये भी नहीं है। G is to the immediate right of D. G is to the immediate right of D. हाँ, ये सही है। This is correct. And last one says A and E are at extreme ends. नहीं, A and H are at extreme ends. ठीक है, क्वेश्चन आस्क्ड इन 2017। क्लियर है? Yes, sir. आसान ही है ना, कुछ मुश्किल तो है नहीं। चलो आगे बढ़ें। डन। बन गया? हाँ। सबका बन गया? सर नहीं। बनाओ बनाओ। 3 4 5 6 7। भाई किसी को आपत्ति हो तो बता दिया करें, ठीक है। इफ़ एनीबडी हैज़ ऑब्जेक्शंस तो प्लीज़ लेट मी नो, हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है सर, पर मुझे तो नहीं है। ठीक है। हाँ भाई, बाकी किसी को है तो बताएं। हाँ भाई, क्या लिखा हुआ है? 7 लोग हैं। R and S sit next to each other. There are exactly 4 people between Q and V, and S sits to the immediate left of Q. Left of Q मतलब इधर। तो अगर Q यहाँ है लेट से, तो S यहाँ है,
और Q और V के बीच में 4 लोग हैं, तो 1 2 3 4, तो ये है V इसके अकॉर्डिंग, ठीक। और R एंड S सेट नेक्स्ट टू H इधर, तो R यहाँ है इसके मतलब, दिस इज वन पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज इफ हेयर इज Q, दिस इज S, 1 2 3 1 2 3, ये क्या हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ दिस इज V एंड दिस इज R। बस इससे ज़्यादा Q इधर को नहीं आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर Q को हम इधर साइड से बनाएं तो बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। Q को इधर नहीं बना सकते? 1 2 3 4 ऐसे नहीं बना सकते Q को? इसमें कोई दिक्कत है? सर अच्छा, फिर R। इसमें R नहीं आएगा, ठीक है, तो ये नहीं बना सकते। और बाकी Q इधर तो आ ही नहीं सकता, फिर S भी नहीं आएगा, और Q को इधर शिफ्ट कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये मतलब ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक। नेक्स्ट सेज R एंड S सेट, ठीक है, तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बाकी बचे 3 लोग हैं, कौन कौन? P U T U, है ना, T U और V तो हो गया, P T और U, ये 3 लोग बचे हैं, बट इनकी पोजीशन हमें नहीं पता, है ना, ये कहाँ पर जाएंगे हमें नहीं पता, यस और नो। यस। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन सेज इफ P and T are separated by exactly 2 people, then who sits to the immediate right of V? अगर P और T के बीच में 2 लोग हैं तो V के इमीडिएट राइट कौन है? अगर P और T के बीच में 2 लोग हैं, P और T के बीच में एग्जैक्टली 2 लोग हैं बोल रहा है वो, तो यानी कि इस वाले पॉसिबिलिटी में तो बनेगा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो P और T के बीच में 2 का गैप आ नहीं रहा, है ना। तो P और T का यहीं पर बन सकता है कि अगर यहाँ लेट से P है तो यहाँ T हो सकता है, ठीक है। और हमसे पूछा है टू द इमीडिएट राइट ऑफ V, यानी कि V के राइट में, और मतलब P और T ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी कहीं भी हो सकता है, 2 प्लेसेस का गैप रख के। तो जो बचा हुआ एक और पर्सन है, दैट इज U, तो यानी कि V के इमीडिएट राइट में U, ठीक है, यही आ रहा है। यस इस सर। वाले में P और T को हम नहीं बैठा सकते, क्योंकि 2 प्लेस का गैप हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास 2 पोजीशन ये है, 1 पोजीशन यहाँ है, तो उसमें हम P और T के बीच में 2 का गैप नहीं ला पाएंगे, तो आंसर विल बी U ओनली। नेक्स्ट इट सेज if Q is not sitting at either end of the row, then who among the following has as many persons on the left as on the right? यानी कि बीच में कौन है, इसके कहने का मतलब ये है कि अगर Q जो है वो एक एंड पर नहीं है तो मिडिल में कौन बैठा है। अगर Q एंड पर नहीं है, यानी कि सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर Q एंड पर नहीं है तो मिडिल में कौन है, R, यस और नो। इसका आंसर यही होगा, नहीं होगा, बोलो भाई। Who among the following has as many persons on the left as on the right? इसका मतलब क्या हुआ R सर, कि R है जितने आंसर। उसके लेफ्ट में है उतने उसके राइट में है, मतलब वो बीच में बैठा है, मिडिल में, है ना। और वो भी तब दिया हुआ है कि जब Q इज नॉट सिटिंग ऑन द आइदर एंड। तो बेसिकली हमारे पास जो 2 पॉसिबिलिटीज बनी है उसमें से एक में Q एंड पे है, अगर Q एंड में नहीं है तो मिडिल में कौन है, R है, ठीक है, तो आंसर विल बी R। नेक्स्ट, इफ Q सिट्स एट वन एंड ऑफ द रो, देन हु सिट्स एट द अदर एंड? यानी कि पहली वाली पॉसिबिलिटी, अगर Q जो है वो यहाँ पर है तो हु सिट्स एट द अदर एंड? आंसर इज, पता नहीं सर। हाँ मतलब आइदर P और T, हाँ, कैन है ना। नॉट बी डिटरमाइंड। हाँ, अगर ये ऑप्शन हुआ इधर P और T तो वो, नहीं तो फिर अदरवाइज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट, इफ T सिट्स टू द राइट ऑफ Q and P is separated from T by exactly 3 people, then who sits to the immediate right of V? If T sits to the right of Q, T sits to the right of Q, तो पहली पॉसिबिलिटी में तो हो नहीं सकता क्योंकि Q के राइट में कुछ है ही नहीं। दूसरे वाले के अकॉर्डिंग Q sits to the right of ये, और किसके बीच में सेपरेटेड है, P and T is separated by exactly 3 people, यानी कि P और T के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3, यानी कि ये है P, है ना, और ये बचा आपका U। तो इसमें पूछ रहा है कि हु सिट्स
to the immediate right of V. तो immediate right of V is again U. U. ठीक है, क्लियर है सबको? कोई डाउट? एनीवन? गणेश कुमार, सुशांत, आसमा, नहीं No सर। doubt. किसी को डाउट नहीं? नहीं सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, आज का लास्ट। आप लोग जाके सबसे पहले आज वो भरो, ठीक है? बस सर। हाँ, रजिस्ट्रेशन करो उसमें, क्योंकि ना परसों से फिर फॉर्म आ जाएगा तो फिर उसमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएंगी। सर रजिस्ट्रेशन में भी फोटो डालना है? रजिस्ट्रेशन में देखो क्या है ना, रजिस्ट्रेशन 2 पार्ट का है। जो एक प्रॉब्लम मतलब इन्होंने इस बार, मतलब 2-3 चीज़ें इन्होंने इस बार अच्छी करी हैं। अच्छी ये करी कि जैसे पिछली बार का तक का जो OTR था उसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होते थे, है ना, कि किस चीज़ को कैसे फिल करना है, क्या करना है, कुछ नहीं था पिछली बार तक। लेकिन इस बार इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ठीक है, काफ़ी डिटेल में दिए हैं। मतलब उसकी वेबसाइट में आप जाओगे तो इंस्ट्रक्शंस के पूरे PDFs भी दिए हुए हैं अलग से, और बाकी जब आप हर स्टेप में जाओगे तो वहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है। पहली चीज़ ये अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि पिछली बार तक क्या था कि जैसे आपने एक बार कोई भी इंफॉर्मेशन फिल कर दी, मतलब पेरेंट वाली भी, कि पेरेंट की इंफॉर्मेशन या इनकम या वो सब जब आप फिल करते थे तो वो लॉक हो जाती थी हमेशा के लिए, है ना। या वो जो कास्ट वाला होता है, कास्ट वाले में भी ये इशू आ रहा था कुछ कुछ, है ना, कि एक बार आपने फिल कर दिया तो वो हो जाता था फ्रीज। अब इस बार इन्होंने क्या किया है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब फ्रीज हो जाएंगी। एक आपकी पर्सनल प्रोफाइल। पर्सनल प्रोफाइल का मतलब है आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, है ना, ये चीज़ें। एक आपका जो आईडी आप यूज़ करोगे वो, आधार या कुछ भी और आईडी वो। और तीसरा है आपका 10th का प्रोफाइल, ठीक है, कि मतलब 10th क्लास आपने कब पास आउट किया है, ठीक है, किस स्कूल से पास आउट किया है, सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर, परसेंटेज, वो सब चीज़ें। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो फ्रीज हो जाएंगी। फ्रीज हो जाएंगी का मतलब है कि एक बार आपने इन डेटा को फिल कर दिया तो सिर्फ आपको मतलब उसके अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है कि आपको लाइफ टाइम में एक ही चांस मिलेगा इनको एडिट करने का, ठीक है। और हालांकि उसमें ये मेंशन नहीं है कि वो एक टाइम कब तक रहेगा, बट ये लिखा हुआ है कि एक टाइम रहेगा, मतलब 1 टाइम विल बी गिवन। बट उस एक टाइम को आप मतलब उसके चक्कर में मत रहना कि गलती कर देंगे तो सही कर लेंगे, इसलिए उसको बड़े ध्यान से भरना, ठीक है। इसको कहा गया है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, कि ये 3 डेटा ऐसा है कि एक बार आपने फिल कर लिया तो कभी चेंज होना भी नहीं है, तो इसलिए उसको देख के भरना है। इसके बाद नीचे का जो पोर्शन है बाकी पूरा वो है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। उसमें बेसिकली क्या है कि आपके जो बाकी डिटेल्स हैं, मतलब आपके पेरेंट की डिटेल, आपका जो सोशल कैटेगरी स्टेटस है, डिसेबिलिटी स्टेटस है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपका ये है क्या बोलते हैं यूपीएससी में आपने पास्ट अटेम्प्ट्स कितने दिए हैं, आपकी फ़ोटोग्राफ, है ना, आपके अचीवमेंट्स, ये सब चीज़ें। ये सारी चीज़ें क्या है कि ये एग्ज़ाम स्पेसिफिक है। मतलब जैसे आपने अभी इनको फिल करा, ठीक है, आपने फिल करके इनको रखा हुआ है। अब आप जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो जैसे ही वो फॉर्म आएगा तो पहले आपसे वो ये कन्फर्मेशन मांगेगा, मतलब एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग अभी की। अब जब फॉर्म आएगा परसों को, मैं फिर देखूंगा एक बार, तो उसमें क्या होगा कि वो आपसे ये पूछेगा कि ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में जो डेटा आपने फिल किया है इसको आप फ्रीज़ करना चाहते हो या नहीं। अगर उसमें कोई गलती नहीं है तो आपने उसको फ्रीज़ किया, फिर आपने फॉर्म अप्लाई किया, तो वो उस एग्ज़ाम में जब आपने अप्लाई कर दिया तो उस एग्ज़ाम में अब आप चेंज नहीं कर सकते कुछ भी। बट जब आप नेक्स्ट एग्जाम में अप्लाई करोगे तो फिर वो जो कॉमन एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो फिर से ओपन हो जाएगा। उसमें आपको फिर जो भी चीज़ चेंज करनी है, जैसे आपको ओबीसी एनसीएल चेंज करना पड़ता है हर बार, है ना, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चेंज करना पड़ता है, या आपके जो यूपीएससी के अटेम्प्ट्स है पास्ट के वो अगले साल एक और बढ़ जाएगा तो वो चेंज करना पड़ेगा। आप फोटोग्राफ चेंज करोगे, आपके पेरेंट्स की इनकम है ना, या पेरेंट्स का जो वो है मतलब क्या बोलते हैं उसको, सर्विस स्टेटस है कि वो अभी रिटायर्ड हैं कि वर्किंग है, तो वो सब चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। तो उसको वो ऑप्शन दिया हुआ है कि वो एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम आप चेंज कर सकते हो हर बार, ठीक है। तो लास्ट टाइम तक ये प्रॉब्लम थी कि कुछ डेटा ओपन होता था कुछ नहीं होता था, लेकिन उसको लेकर क्लैरिटी नहीं थी। बट इस बार वो चीज़ें इन्होंने क्लियर की हुई हैं कि ये सारे डेटा एग्ज़ाम स्पेसिफिक है और एक एग्ज़ाम में अप्लाई करने के बाद आप उसको दोबारा चाहो तो ओपन भी कर सकते हो, ठीक है। तो फोटो वाला जो पार्ट है वो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट है, तो वो, और वो लास्ट ऑप्शन है, मतलब सारा डेटा भरने के बाद वो लास्ट में है,
ठीक है, अगर वो लास्ट वाला आपका अभी रह भी जाता है तो आप उसको दोबारा और ओपन करोगे तो बाकी सब फिल रहेगा, आप लास्ट में जाके उसको दोबारा फिर कर लेना। ठीक है, बट फ़ोटो के लिए ध्यान रखो कि मतलब मेरे तरफ से तो ये रिकमेंडेड है कि आप नया फ़ोटो खिंचवाओ। ठीक है, प्लेन बैकग्राउंड में खिंचवाओ, उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना क्योंकि बहुत क्लियर है कि फेस जो है वो 75% ऑफ द उसमें होना चाहिए फ़ोटो के साइज़ में, और उसमें एक लाइव फ़ोटो भी लगनी है। ठीक है, तो फ़ोटो वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है क्योंकि बाकी तो सारा डेटा है वो तो आपको फिल ही करना है, लेकिन फ़ोटो वाले में वो, और वो भी मेरे ख्याल से वो शायद AI कंट्रोल्ड है, वो इसीलिए फ़ोटो लेने के बाद वो आपको तुरंत बता दे रहा है कि आपका फ़ोटो में ये प्रॉब्लम है, वो एक्सेप्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। और मैंने कम से कम 8-10 बार उसको ट्राई किया तब जाके वो ले रहा था। ठीक है, तो इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं तो बढ़ जाएगी परसों से, क्योंकि फिर सर्वर पे लोड भी पड़ेगा। अभी तो आधे लोगों को ये पता ही नहीं है कि नया ये सिस्टम आया है हाँ कि सर, नहीं? हम भी तो वही थे, जब तक आपने नहीं बताया हमें भी नहीं पता था। हाँ, क्योंकि अभी तो लोग वही बैठे होंगे कि पुराना OTR तो किया हुआ है, फॉर्म जब आएगा खोलेंगे भर देंगे, है ना, लेकिन अभी तो पता लगेगा कि नई, अभी तो नई एक्सरसाइज शुरू होने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोग मतलब आगे रहें और उसको भर लें, फॉर्म आने तक उसको ये काम कम से कम करके रखें, क्योंकि इसके बाद तो फॉर्म मुझे लगता है कि हार्डली 5 मिनट का काम होगा। ठीक है, ओपन करके वही होगा कि जिसको जिस एग्ज़ाम में अप्लाई करना है, जिसने फीस देनी है वो दे, जो एग्जेम्प्टेड है वो एग्जेम्प्टेड है, बात ख़त्म। बस सेंटर वगैरह चूज़ करने वाला आएगा उसके बाद, जो नॉर्मल आता है कि सेंटर और आपके जो सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं कि ऑप्शनल में क्या लेना है और किस लैंग्वेज में पेपर देना है, वही सब होता है ना फॉर्म में, तो वही चीज़ पूछेगा वो, क्योंकि बाकी सारा डेटा तो आपने पहले से ही फिल किया हुआ है। सर ऑलरेडी एग्जाम इतना टफ है, ये क्यों करना है? एप्लीकेशन भरने का प्रोसेस भी टफ करना है इन लोगों को। एक को सब भुगतेंगे, आसमां पूजा खेड़कर की वजह से सब भुगतेंगे। अब वो तो है ही यार, अब हाँ वो तो होता ही है ना, अब किसी की वजह से। अब देखो यार, एक चीज़ ये भी होती है ना कि इतने बड़े मतलब इंस्टीट्यूशन के ऊपर अगर कोई उंगली उठाए तो फिर ये भी तो हो जाता है, बेइज्जती वाली बात भी तो होती है, होता नहीं होता है? सर, वैसे हम बोलते हैं कि प्रीलिम्स के बाद की आंसर दे दो, ये तो सुनते हैं नहीं। इसमें बड़ा इनको करना नहीं, है इस बार टफ। देंगे, हाँ, इस बार इस बार देंगे। देंगे, इस बार देंगे, इस बार प्रोविजनल आंसर की तो देंगे, फाइनल भले ही नहीं देंगे लेकिन प्रोविजनल देंगे इस बार। एटलीस्ट वो तो मिल रहा है सर। क्योंकि इस बार तो आया है ना वो। आसमां कोई आर्गुमेंट मत कर, क्योंकि हमारे देश को कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत नहीं है। हमारा देश इतना महान है कि वो ऐसे ही चल सकता है। ठीक है, वो जरूरत हमें है जॉब की, उन्हें देने की जरूरत नहीं है। नहीं, वैसे भी सीधी सी बात है, देखो कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम जो है ना वो आपके सिलेक्शन का एग्ज़ाम नहीं है। कंपटीशन एग्ज़ाम जो भी होता है वो सारा का सारा खेल है एलिमिनेशन का। ठीक है, कि उसमें जितने लोग आए उनको एलिमिनेट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जो लास्ट में बच गए वो अपने आप ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। ठीक है, तो कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम जो है वो सिलेक्शन के लिए कभी होता ही नहीं है, इट इज़ ऑल अबाउट एलिमिनेशन। अब आपको जो है वो एलिमिनेशन का जो मतलब वो है, क्या कहेंगे उसको, द वेव ऑफ एलिमिनेशन, उसको बियर करना है। ठीक है, आपके अंदर कितनी शक्ति है आप वो दिखाएं हर स्टेज में, और उस एलिमिनेशन से आप बचते चले जाएं। बस आपको हर स्टेज में एलिमिनेट होने से बचना है। अगर आप लास्ट तक बचे रह गए तो यू आर सिलेक्टेड, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है सर। ये तो है ही, प्रोसेस ही ऐसा है, इसके लिए तो क्या ही कर सकते हैं। अब इनका दर्द नहीं देख रहे हो, ये लैंग्वेज वाला कितना बड़ा दर्द है ये, है ये छोटी मोटी बात है कोई? सर ये हो गया। हो गया, हाँ सर, मेरा भी हो गया। चलो भैया, गप्पे मारते मारते कर ले रहे हो तुम, हैं? हाँ भाई, गणेश कुमार, आप भी कुछ बोलें? हाँ सर, हुआ सर। हो गया? हाँ सर। हाँ भाई, फोटो वोटो खिंचवा के भर रहे हैं फॉर्म फटाफट। यस सर। हाँ, लास्ट तक बैठे नहीं रहे, वैसे 20 दिन का आया फॉर्म। 3 ठीक है तारीख को 3 तारीख को खत्म हो जाएगा, कम से कम ये वाली एक्सरसाइज तो कर लें पहले। श्योर सर। 6 चिल्ड्रन ABCD नहीं, ABCD नहीं है, ये क्या नाम है पता नहीं, जो भी है। 2 groups of 3 each and made to stand in 2 rows in such a way that the child in one row is exactly facing a child in the other row। ठीक है, मतलब 6 लोग हैं, 3-3 में बैठे हैं, फेसिंग ईच अदर है ना। हाँ, तो यानी कि इनका फेस इधर है तो इनका फेस इधर है। ठीक है, M is not at the ends of any row and is to the right of J who is facing C, K is to the left of D who is facing M, K is to the left of D।
अब आप उसको मतलब इधर से या इधर से कहीं से बैठा सकते हैं, बट ध्यान वही रखना है कि मतलब लेफ्ट और राइट वाला है ना। k इज टू द लेफ्ट ऑफ d हु इज फेसिंग m, m इज नॉट एट द एंड्स ऑफ एनी रो, यानी कि m जो है वो बीच में है, इतना हमें पता है, क्योंकि एंड में कहीं नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो m को हम यहाँ बैठा लेते हैं लेट से, ठीक है। अब k इज टू द लेफ्ट ऑफ d हु इज फेसिंग m, अब ये हु इज फेसिंग m किस लिए लिखा हुआ है? d के लिए, डी के लिए। तो यानी कि d यहाँ पर है, ठीक है। एंड k इज टू द लेफ्ट ऑफ d, तो ये अगर ऐसा है तो इसका लेफ्ट इधर, यानी कि k इधर हो गया, ठीक। m इज नॉट एट द एंड्स ऑफ एनी रो एंड इज टू द राइट ऑफ j, राइट ऑफ j, m जो है वो j के राइट में है, तो यानी कि इसका फेस इधर को है, तो j इधर होगा, j के राइट में m, ठीक है, क्योंकि फेस इधर को है ना, तो ये राइट होगा। एंड सॉरी, जे के नीचे सी लिख दो। हाँ, हु इज फेसिंग c, तो यानी कि j जो है उसके सामने c, तो बचा कौन? b, तो b यहाँ आ गया, ठीक है ना। बहुत आसान है ये तो, क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन आर इन द सेम रो, सेम रो में कौन कौन है भाई? बी एम जे और के डी सी, तो आंसर इज बी डी सी, नहीं बी डी सी थोड़ी है, के डी सी है वो, कोई भी नहीं है none सर। of these, none of नन। these. Which of the following indicates the pair of children standing at the ends of the row, standing at the ends of the row, एंड में कौन कौन है? बी जे के सी, तो एंड में तो इसमें भी कोई नहीं बन रहा है। अच्छा, बी और सी जो है वो एंड में है, यस, बी और सी है ना, क्योंकि डी तो सेंटर में है दोनों में, तो आंसर विल बी ए, बी सी, सी बी, ठीक है। मेरा तो सीडी के बना, सी डी, सीडी के। नहीं सी डी के तो है, बट बी वो पूछ रहा है कि कॉर्नर में कौन कौन है ना। हाँ ना ना, आपका नीचे केडीसी बना ना, मेरा सीडी के बना। मतलब यहाँ सी, यहाँ के, यहाँ डी, हाँ ऐसे कैसे? ये एम ऊपर के भी सामने, चेंज हुआ होगा ना। एम के सामने तो डी होना चाहिए ना, तो एम के सामने डी किया है लिखा है ना तो यार, देखो भी। हाँ कुछ नहीं, ऊपर भी मैंने जे एम भी किया। जे एम बी कैसे कर दिया यार? जे एम, अच्छा जे एम बी मतलब इसको ऐसे कर दिया, लेकिन ऐसे कैसे कर सकते हो? क्योंकि m इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो एंड इज टू द राइट ऑफ j, तो j के राइट में m आना है। अगर आप इधर j और इधर m बनाओगे तो j के लेफ्ट में m नहीं हो जाएगा वो, ओके हाँ हाँ समझ गई सर, समझ गई। गलत है वो, हाँ 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 ऐसे ही बनेगा एग्जैक्ट, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं उसमें, ठीक है। हाँ क्योंकि हाँ j इधर बनेगा तो फिर j जो है वो m के लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है, जबकि वो राइट में होना चाहिए, ठीक है। हाँ सर। चलिए, तो इतना ही रखते हैं, इतने ही क्वेश्चन आई थिंक और भी हैं इसमें, तो कल हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अभी हम लोग एक दो टॉपिक इसके और करेंगे, है ना, आपका सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद फिर क्वांट में जाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। बाकी क्वेश्चंस कल करते हैं, इसके मैंने शीट्स वगैरह अपलोड कर दिए हैं दोनों, आप चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं करना, फिर हम इसको देखेंगे, 2-3 टॉपिक कर लेंगे तो फिर उसके साथ, नहीं तो फ्राइडे तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। चलिए, ओके, बाय बाय।